इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हमें रुई का पास्ट दिखाया जाता है। रुई बचपन में देखता है कि उसके घर के बाहर बर्फ में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। जब वो उन बच्चों की तरफ जाता है तो वो बर्फ में गिर जाता है। तभी उसकी मॉम आती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। रुई आगे बताता है कि वो बचपन से ही बहुत कमजोर था, उसके अंदर ठीक से चलने की भी शक्ति नहीं थी। उसके बाद एक दिन मूजान वहाँ आता है और उसे पावरफुल बनाने के लिए उसे डीमन में कन्वर्ट कर देता है। रुई को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो अपने घर के लोगों को ही खाना शुरू कर देता है, जिससे रुई के पेरेंट्स को बहुत बुरा लगने लगता है। रुई ने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक पिता अपने बच्चों को डूबने से बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद से रुई को लगने लगता है कि सभी पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों की रक्षा करना। एक दिन जब रुई सो रहा होता है तब उसके पेरेंट उसे मारने के लिए आते हैं। उसकी मॉम कोने में बैठकर रो रही होती है और उसके पिता रोते हुए चाकू लेकर उसकी तरफ आते हैं, पर रुई की नींद खुल जाती है और वो बचने के लिए अपने पेरेंट्स को मार देता है। रुई सोचता है कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं है। रुई की मां मरते हुए रुई से उसे स्ट्रॉन्ग बॉडी ना दे पाने की वजह से माफी मांगती हैं, जिसको सुनकर रुई चौंक जाता है। उसके बाद रुई को याद आता है कि उसके पिता भी उसे मारने से पहले कुछ कह रहे थे। रुई को रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स उसे मारने के बाद खुद को भी मारने वाले थे। रुई ने जितने लोगों को मारा है वो उसके लिए खुद को भी दोषी मानते थे और रुई इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। रुई को एहसास होता है कि ये उसकी गलती है। तभी मूजान वहाँ आता है। वो रुई को समझाता है कि ये उसके पेरेंट्स की गलती थी, पर रुई को अंदर ही अंदर ये बात चुभने लगती है। उसके बाद रुई बाकी डीमंस को अपनी फैमिली बनाने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी रियल फैमिली की यादें गायब हो जाती हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि रुई की गर्दन कट चुकी है। रुई की बॉडी नेजुको और तांजीरो की तरफ बढ़ती है और वहाँ जाकर गिर जाती है। रुई को सब याद आ जाता है और वो रोने लगता है। तांजीरो को भी रुई की दर्द भरी स्मेल आती है और वो भी रोने लगता है। धीरे धीरे करके रुई की बॉडी धुएं में कन्वर्ट हो जाती है। रुई सोचता है कि उसने इतने पाप किए हैं जिसके लिए उसे जरूर नरक में जाना पड़ेगा। इसके बाद हमें रुई की आफ्टर लाइफ दिखाई जाती है। रुई के पास उसके मॉम और डैड खड़े होते हैं। रुई उन्हें देखकर रोना शुरू कर देता है। रुई के डैड उसे कहते हैं कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें नरक में ही क्यों न जाना पड़े। ये सुनकर रुई का चेहरा वापस से इंसानी चेहरे में बदल जाता है और रुई अपने पेरेंट्स के गले लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्यू रुई के कपड़ों पर आकर खड़ा हो जाता है और तांजीरो से कहता है कि तुम्हें एक डीमन के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। तांजीरो कहता है कि उसमें डीमंस के लिए कोई भी दया नहीं है, वो कितने भी डीमंस को मार सकता है, पर अगर किसी को अपने किए हुए पर पश्चाताप हो रहा हो तो उससे लगाव करना कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद जब ग्यू नेजुको को देखता है तो उसे समझ आता है कि वो तांजीरो से पहले मिल चुका है। तभी ग्यू को अपने आसपास तितलियों का एहसास होता है। उसके बाद वहाँ शिनोबू आ जाती है और नेजुको पर अटैक कर देती है। ग्यू शिनोबू के अटैक को रोक देता है, जिससे शिनोबू हैरान हो जाती है। शिनोबू ग्यू से पूछती है, तुम एक डीमन को क्यों बचा रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि डीमन और इंसान कभी दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोबू के भेजे हुए लोग जहर दिए हुए लोगों को एंटीडोट दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि शिनोबू यहाँ की हालत देखकर पहले ही समझ गई थी और उसने ही खुद से ये एंटीडोट तैयार किए हैं। इसके साथ ही वो स्पाइडर डीमन को मारने के लिए जेनित्सु की भी तारीफ करते हैं। इसके बाद सीन वापस से ग्यू और शिनोबू पर शिफ्ट होता है। शिनोबू ग्यू को तांजीरो के सामने हट जाने को कहती है। ग्यू बहुत ही सीरियस होकर कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता? शिनोबू तांजीरो से कहती है, क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारे पास है वो एक डीमन है? जिस पर तांजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। फिर शिनोबू कहती है, चलो ठीक है, मैं ही इसको जहर देकर मार देती हूँ। ग्यू तांजीरो से नेजुको को लेकर भागने को कहता है। तांजीरो नेजुको को लेकर भागने लगता है। शिनोबू ग्यू से कहती है, तुम एक डीमन को बचाकर डीमन स्लेयर कॉर्प का रूल तोड़ रहे हो। तांजीरो भी भागते हुए सोचने लगता है कि उसे अब डीमन स्लेयर से निकाल दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की तांजीरो का पीछा करने लगती है। उधर शिनोबू भी ग्यू से लड़ना नहीं चाहती, वो भी वहाँ से भागकर तांजीरो का पीछा करती है। वो लड़की तांजीरो को पीछे से पीठ पर मारती है, जिससे तांजीरो नेजुको को लेकर गिर जाता है। तांजीरो नेजुको को भागने के लिए कहता है। वो लड़की एक डीमन स्लेयर होती है। वो तांजीरो के सर पर तेजी से मारती है, जिस पर तांजीरो बेहोश हो जाता है। नेजुको वहाँ से भागना शुरू कर देती है। जैसे ही वो डीमन स्लेयर नेजुको पर अटैक करती है, नेजुको अपना साइज छोटा कर लेती है, जिसे देखकर वो डीमन स्लेयर चौंक जाती है। वो सोचती है कि ये केवल बचकर भाग रही है और कुछ कर भी नहीं रही। उधर दूसरी तरफ ग्यू शिनोबू को पकड़ लेता है, जिस पर शिनोबू कहती है कि तुम मुझे डीमन को मारने से क्यों रोक रहे हो? ग्यू उसे बताने ही वाला होता है, पर शिनोबू उससे कहती है, क्या कोई बोरिंग स्टोरी तो नहीं है? जिस पर ग्यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर कासुगाई क्रो आ जाते हैं। वो पूरे
पहाड़ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि तांजीरो और उसकी बहन नेजुको को जिंदा पकड़ कर लाना है। इसके बाद शिनोबू के साथ आए हुए लोग तांजीरो और नेजुको को लेकर जाने लगते हैं। उन्हें एक पेड़ पर इनोसुके भी लटका हुआ दिखाई देता है। पहले वो लोग उसे डीमन समझकर डर जाते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक इंसान है। वो लोग इनोसुके को भी अपने साथ ले जाते हैं। इनोसुके भी सोचता है कि उसने इस पहाड़ पर एक भी डीमन को नहीं मारा है और वो गियू से भी हार गया है। पहाड़ के दूसरी ओर जेनित्सु को भी होश आ जाता है। वो पूरी तरीके से पट्टियों से लिपटा हुआ होता है। उसे वहाँ वो नई डीमन स्लेयर दिखती है। तब उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जो उनके साथ फाइनल सिलेक्शन में पास हुई थी। इसका नाम कनाओ है। उसे ये भी याद आता है कि बाकी लोग जो डीमन स्लेयर की हेल्प कर रहे हैं उन्हें काकोशी कहा जाता है। ये लोग डीमन और डीमन स्लेयर की लड़ाई के बाद उस जगह को साफ करते हैं। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और सभी लोग पहाड़ से नीचे आने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई तांजीरो को आवाज दे रहा होता है। जब तांजीरो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों को हाशिरा बोला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।